दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक आता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा करीब, अब लगभग सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं और यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ अपडेट्स कई सारे एथलीट्स के। लेकिन स्टार्टिंग मैं करना चाहूँगा यहाँ पर एक इंडियन बॉडी बिल्डर के साथ में। ये डेफिनेटली आर्नोल्ड क्लासिक का अपडेट नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में एक शो हुआ था उसमें इन्होंने कम्पीट किया था। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वितेंद्र सिंह पवार के, एक बहुत पुराने लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है। एक समय पर IBBF एशिया चैंपियन रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ओवरऑल नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट में अचीव करी थी, तो ये एक चीज़ थी। लेकिन वितेंद्र सिंह पवार ने अभी हाल ही में कम्पीट किया है, यानी कि आज से 2 दिन पहले कम्पीट किया मिस्टर यूपी में। दोस्तों शो भी जीत लिया इन्होंने, मास्टर्स कैटेगरी में कम्पीट किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, तो ये हमें जानने को मिलता है कि इनकी एज थी इस कंपटीशन को खेलते वक्त 58 ईयर्स 11 मंथ्स और 22 दिन, यानी करीबन 59 ईयर्स के ये पर्सन है। और इस एज में इन्होंने ये शो जीता है मिस्टर यूपी का, जो मास्टर्स कैटेगरी का शो होता है, और फिलहाल ये नेशनल्स के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हम लोग जो एक वर्ड सुनते आ रहे हैं, वो जो फ्रेज चलता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो चीज़ इन्होंने अभी अभी साबित करी है। 59 ईयर्स ऑलमोस्ट की एज, और ये बॉडी बहुत ही यंग और रिफ्रेशिंग लग रही है अपनी एज के हिसाब से। मतलब ये बॉडी ऐसी है जो यंग एथलीट्स को हरा करके आ रही है। आज भी इतनी ज़्यादा कंडीशन आया, 9 साल बाद इन्होंने स्टेज पे कदम रखा। बहुत अच्छी वी टेपर, बहुत अच्छी फुलनेस, साथ ही साथ एक अच्छी कंडीशनिंग इन्होंने अपनी दिखाई स्टेज पर। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ देख करके। ये कितना बड़ा एक मोटिवेशन है बाकी सारे एथलीट्स के लिए और बाकी सारे फैंस के लिए जो आज बॉडी बिल्डिंग में है। एक पुराना एथलीट, एक बहुत पुराना एथलीट उठ करके आ रहा है और आज के बॉडी बिल्डर्स को हरा करके फिर से कंपटीशन में वापस से जुड़ जा रहा है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। तो उनकी मेरे से बात हुई थी बहुत पहले, 1 साल पहले ही लगभग, तभी इन्होंने मुझे ये बात बता दी थी कि ये कम्पीट करने वाले हैं और ये मास्टर्स में कम्पीट करेंगे, उसके बाद में आगे मिस्टर वर्ल्ड के लिए जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ बातें हुई थी। फिलहाल ये सारी वो चीज़ें अब ये पूरी करने में लग चुके हैं। एक अपना कॉम्पिटिशन पहला है तो उन्होंने जीत ही लिया आते ही। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ना ये वेस्ट बहुत स्मॉल है। इस एज में इतनी स्मॉल वेस्ट एक बहुत बड़ी बात होती है। इतनी अच्छी वी टेपर देख करके मैं सही में हैरान हुआ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर वितेंद्र सिंह पवार को, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग इकट्ठा करेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इनकी पहले से ही है इंडस्ट्री में। इस तरीके से ये पुराने एक जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, आज हम उतना नहीं उनको याद रखते, लेकिन इस तरीके से ये दोबारा से उन लोगों को, बल्कि नए फैंस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस तरीके से अगर कम्पीट करते रहे और इसी तरीके से अगर शोज़ को जीतते रहे तो पॉसिबल है यार, अगर ये कर सकते हैं इस एज में। और जेनेटिक्स भी हैं, देखो जेनेटिक्स बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, बट हार्ड वर्क देखो एक एथलीट का। 1 साल पहले जो उन्होंने बात बोली थी उससे पहले से ही प्लानिंग करते आ रहे होंगे, बट मुझे तो 1 साल पहले से पता थी और आज ये चीज़ इन्होंने सही में करी। तो ये था दोस्तों इनका अपडेट। अगर इसके बाद मैं अगले अपडेट पे चलता हूँ, वो नाम आता है करंट रेनिंग मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स। एरिन बैंक्स हमें पता है आर्नोल्ड में इस बार खेलने वाले हैं, और जहाँ तक है जिस तरह इन्होंने ओलंपिया जीता, जिस तरह इन्होंने पिछले साल का आर्नोल्ड जीता, इस साल भी आर्नोल्ड को जीत लेंगे। फिलहाल इस तरीके से हमें दिखाई दी ये, और एग्जैक्टली ऐसी शेप में है जो कि एक चैंपियन वाली शेप होती है। और मुझे नहीं लगता कि इनको हराना अभी भी पॉसिबल है किसी भी और एथलीट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्राइम कंडीशन में चल रहे हैं। इनकी बॉडी इनका साथ दे रही है, और मेंटली ये सबसे बड़ी बात है। इस गेम के अंदर इतना ज़्यादा अंदर तक है ना कि दूसरा एथलीट इनको मेंटली भी नहीं तोड़ पा रहा। थोड़े से कहीं ना कहीं व्यवहार की एक कमी पेशी रहती है इनके साथ में, जो लोग बता रहे हैं, लेकिन और जो हमने देखी भी ऑब्वियसली। लेकिन अगर जीतने की बात आ रही है तो एरिन बैंक्स को मुझे नहीं लगता कि कोई अभी टफ चैलेंज देने वाला एथलीट है। तो फिलहाल इस तरीके से हमें दिखाई दिए, और बहुत अच्छे शोल्डर्स इनके पॉप करते हुए आपको नजर आएंगे। चेस्ट में फुलनेस तो गजब की आती है, शोल्डर्स में भी, और एब्स इनके बहुत ही ज़्यादा प्यारे आते हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट। लेग्स भी इस बार इन्होंने अपने दिखाए, जो कमी देखने को मिलता है एक मेंस फिजिक एथलीट की ओर से, लेकिन इनके लेग्स भी अच्छे हैं। ऑब्वियसली वो फुलनेस और वो एक सेपरेशन लैक करेंगे, क्योंकि लेग्स ट्रेन करना इनका कोई ज़रूरी काम नहीं है, इनके लिए ऑप्शनल वाली चीज़ होती है मेंस फिजिक वालों के लिए। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। फिलहाल ये था इनका अपडेट। इसके बाद अगर अगले एथलीट पर मैं चलता हूँ, वो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर शॉन क्लैरिडा का। आज से 3 दिन पहले शॉन ने ये 2 पिक्चर्स डाली और कंपेयर करा अपने आप को। आमतौर पे जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर होती है वो प्रोग्रेस पिक्चर होती है, लेकिन यहाँ पर ये भी प्रोग्रेस पिक्चर ही थी, पर पता नहीं क्यों ये प्रोग्रेस पिक्चर लग नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि एक डिग्रेड आ गया उनकी फिजिक में, एक कमी आ गई है। बिकॉज शॉन क्लैरिडा कहीं ना कहीं पिछले साल से हमने देखा कि साइज़ गेम खेल रहे हैं, साइज़ को चेज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एकदम से अगर आप साइज़ चेज़ करने लगते हो तो आपके अंदर वो क्वालिटी गिरती है मसल्स की। और फिलहाल इनकी मसल्स ज़रूर से फुल हो रही है, बट वो आपको दिखेगा कि एक वो
क्रिस्प, वो ग्रेनी कंडीशनिंग, वो डीप सेपरेशन अभी लैक करने लग गए हैं। इस वक्त ये है 192 LBS पे और ये फोटो है एक हफ्ते दूर आर्नोल्ड से। इन्होंने इस फोटो को कंपेयर करा अपनी उस फोटो से जो थी एक हफ्ते दूर ओलंपिया से, और क्लियरली देखने को मिल रहा है कि उस टाइम पे ओलंपिया वाले टाइम पे ये ज़रूर से हल्के थे, 184 LBS पे खड़े होते थे लेकिन ज़्यादा शार्प थे। और अगर इससे पहले की और ये फुटेज डालते ना जिसमें कि ये लगभग 178 पाउंड्स पे होते थे एक हफ्ते पहले शो से, तो उसमें ज़्यादा क्रिस्प दिखते, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा भी था, ये थी लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात, जब ये 178 पे थे शो से एक हफ्ते पहले, लेकिन शो डे वाले दिन 174 पे थे, यानी सबसे लाइटेस्ट लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा क्रिस्पी। क्योंकि शॉन क्लेडा ने लगातार अपनी जो क्रिस्पीनेस है वो खोई है। जो बेस्ट इनकी फिजिक थी ना, वो आज भी लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाली ही थी, जिसमें सबसे छोटे थे साइज़ में, लेकिन सारे बड़े से बड़े एथलीट्स को उन्होंने एक साइड पे कर दिया था। तो शॉन ने क्लियर अपने कोच को बोला था कि मेरे को साइज़ गेम नहीं खेलना है, मेरे को सिर्फ कंडीशनिंग का गेम खेलना है और बेस्ट क्वालिटी लेकर आनी है। उस क्वालिटी ने एक्चुअली में इनको वो शो जितवाया था। तो वही वाली एक चीज़ है कि ना, एक स्वीट पॉइंट होता है, एक स्वीट स्पॉट होता है हर एक बॉडी बिल्डर का। ग्रो करना डेफिनेटली एक चैंपियन माइंडसेट की पहचान है। बड़े बड़े दिग्गजों ने असल में ग्रोथ करी है एक टाइम पर जा कर के, लेकिन एक टाइम आता है जब रुक जाना चाहिए और आपको अपनी बॉडी की एक उस स्वीट स्पॉट को, उस बेस्ट जो वेइंग रेंज है उसको समझना चाहिए। तो शॉन आई थिंक वो चीज़ लूज़ कर रहे हैं, बड़े होने के चक्कर में वो क्वालिटी अब लूज़ करते जा रहे हैं। ऐसे में टफ होगा इनके लिए निक वॉकर जैसे एथलीट को हराना। आई थिंक वही एक फुलनेस, वही एक साइज़ चेज करने के चक्कर में ये साइज़ गेन कर रहे हैं, और एकदम से किया हुआ साइज़ गेन कभी भी क्वालिटी नहीं लेकर आ सकता मसल्स में। तो वो चीज़ दिख रही है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रॉल भी किया है। आमतौर पर लोग चौंक जाते हैं जब दो फोटो कंपेरिजन देखते हैं, पर यहाँ पर लोगों ने कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, इनफैक्ट पहले वाली जो फिजिक है वही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो क्लैरिडा पता नहीं इस चीज़ को समझेंगे या उनके कोच इस चीज़ को समझेंगे या नहीं, क्योंकि तब शॉन का सबसे बड़ा एम ही ये था लीजेंड स्पोर्ट्स में कि मुझे क्वालिटी लानी है, मुझे और श्रेडेड होना है। उन्होंने क्लियरली मैट जेनसन को ये बात बोली थी और आई थिंक उनकी वही यूएसपी थी। शॉन की यूएसपी यही है कि वो छोटे होने के बावजूद भी बड़े बड़े एथलीट्स को हरा देते हैं, क्योंकि सिर्फ साइज़ नहीं बल्कि एक कंडीशनिंग, एक हार्डनेस उनकी बॉडी में हमेशा से अच्छी रही है दूसरों से। एक फुलनेस भी उनकी बॉडी में बहुत अच्छी रही है। अगर शोल्डर्स की आप बात कर लो, चेस्ट की बात कर लो, थिकनेस बैक के अंदर देख लो, तो एक कंप्लीटनेस और प्रपोर्शंस जब मिलते हैं ना, तो वो बहुत बड़े गिनती में काउंट होते हैं। शॉन के पास वो चीज़ें हैं। अपनी यूएसपी पे ना खेल करके आई थिंक इस बार वो दूसरों की यूएसपी पे खेल रहे हैं और साइज़ चेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है सामने बिग रैमी खड़े हैं, सैमसन दौदा खड़े हैं, एंड्रयू जैक्ट खड़े हुए हैं, जो अपने आप में ये लोग मास मॉन्स्टर्स है, और निक वॉकर उसके बाद। जबकि इससे पहले भी शॉन ने अपने से काफ़ी बड़े मास मॉन्स्टर्स को क्वालिटी पे ही हराया है, पर इस बार वो क्वांटिटी चेज़ कर रहे हैं, साइज़ चेज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, इस बार उनका ये प्लान है। हर बार वो कुछ ना कुछ एक ज़ीरो उम्मीद के साथ ही आते हैं। उन्होंने ये बात बोली है, जब भी ओपन में खेलते हैं तो उनको उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वहाँ कभी खेला नहीं है। तो जो भी पोजीशन मिलेगी उनके लिए वो बोनस ही होता है। लीजन में गए थे ज़ीरो उम्मीद लेकर के और वहाँ पर जीत करके आ गए। इस बार भी यहाँ पर आर्नोल्ड में आ रहे हैं, जो भी पोजीशन मिलेगी उनके लिए वो एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो उनको नए रिस्क लेने की लाइफ में ताकत देता है। अच्छी चीज़ है ये। देखते हैं इस बार उनका डिसीजन कितना अच्छा निकलता है। बाकी आप बताओ आपका क्या कहना है इस अपडेट के बारे में। अब इसके बाद अगला अपडेट, तो अगला अपडेट आता है उस एथलीट पे जिसको देख करके कि मैं धोखा खा गया था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फिनोमिनल इंप्रूवमेंट्स करके दिखाए हैं अपनी फिजिक में। मुझे ऐसा लगा कि ये कियोन पियर्सन खड़े हैं, और 500 मीटर दूर से देखने में तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि कियोन है या फिर करेज ओपारा। तो हाँ, ये करेज ओपारा है जो क्लासिक फिजिक कॉम्पेटिटर हैं। अब इन्होंने हाल ही में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स करके दिखाया, बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि करेज की ना लोअर बॉडी करती थी बहुत डोमिनेट, बहुत बड़े बड़े उनके मसल्स हैं लेग्स के, लेकिन अपर बॉडी रह गई छोटी, शोल्डर्स भी बड़े छोटे से, लैट्स भी बड़े छोटे से और चेस्ट भी, तो वो मज़ा नहीं आता था उनको देखने में। अभी इतने ज़्यादा फुलनेस और साइज़ इन्होंने ऐड कर लिया है कि साइड चेस्ट करते वक्त बिल्कुल ही कियोन लग रहे हैं और बहुत अच्छी थिकनेस दिखा रहे हैं। लोगों ने तो ये बोलना शुरू कर दिया है कि ऐसा ही है तो फिर आप 212 में आ जाओ, पर करेज ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 212 में आने का भी करेज नहीं है मेरे पास, लेकिन मेनली मेंस क्लासिक फिजिक में रह करके ही वो compete करना चाहते हैं और इस वाली डिवीज़न को आगे कॉन्कर करना चाहते हैं। तो इस बार खेलने वाले हैं आर्नोल्ड में, 3 दिन बाद हमें ये भी दिखाई देंगे, और काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स से इनको सामना करना पड़ेगा, जैसे रेमॉन हो गए या फिर अर्स हो गए, है ना। तो करेज भी लगता है कि अब इन बॉडी बिल्डर्स में कहीं ना कहीं अपनी जगह अच्छी बना सकते हैं, बिकॉज लोअर बॉडी तो वैसी की वैसी होगी, अब अपर बॉडी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इनकी। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे करे, इसीलिए मैंने इस अपडेट में इनको रखा। तो अभी तक ये कुछ खास कर नहीं रहे थे उतनी सारी चीज़ें, तो मैं इनसे इम्प्रेस हुआ। अब देखते हैं ये क्या करते हैं आर्नोल्ड में, इनको कवर ज़रूर करेंगे हम।
इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट, ये आते हैं पुराने आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन निक वॉकर। अब निक ने अपने कुछ दिनों पहले ये लेग्स वाली फोटोज़ डाली थी जिसमें कि इनके लेग्स एकदम ड्राई लग रहे थे, और अभी आज ये डाल देते हैं एक और फोटो जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी दिखा डाली, फ्रंट से बैक से हर जगह। तो बात को ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि निक अपडेट्स में बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। ऊपर से इनकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये खुद अपनी प्रेप से कन्विंस्ड नहीं है लेकिन एक्चुअल बात रियलिटी वाली मजाक से हट के ही आती है कि इनकी शक्ल पे मत जाओ। जब ये स्टेज पे खड़े होते हैं ना, ये सब लोगों को कोने में कर देते हैं और अपना लोहा मनवा के मानते हैं। निक ने आज तक हमेशा खुद को प्रूव किया है, कभी भी ये एथलीट ऑफ नहीं आया, और फिलहाल होल्ड कर रहे हैं 3rd प्लेसिंग दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स के बीच में। इस बार इस आर्नोल्ड क्लासिक में इनका कंपटीशन सीधा सीधा होने वाला है एंड्रयू जैक्ट, सैमसन तौदा, बिग रैमी, शॉन क्लैरिडा जैसे एथलीट्स के साथ में। स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि निक वॉकर को इस बार कोई फिर से नहीं हरा पाएगा और ये इन सबको हरा करके इस टाइटल को जीत जाएंगे। सही बताऊं दोस्तों, निक वॉकर अभी तक इन सारे एथलीट को हरा चुके हैं। शॉन क्लैरिडा को छोड़ दो, वो तो एक अलग डिवीजन में थे, पर पिछले साल 3rd प्लेसिंग पर आए निक वॉकर ने यहाँ बिग रैमी, ब्रैंडन करी, सैमसन तौदा, एंड्रयू जैक्ट, इन सबको हरा रखा है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये भी बोल दूं कि शॉन क्लैरिडा को भी हराना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि निक वॉकर ऐसे एथलीट है जो अपनी गेम को ज़्यादा नहीं बदलते। सैमसन क्या है, बदल रहे हैं, लगातार खुद को चेंज कर रहे हैं। एंड्रयू जैक्ट हर बार कुछ नई प्लानिंग ला रहे हैं, हालांकि ऑफ आ रहे हैं पर उनकी प्लानिंग बदलती रहती है। रैमी का आज तक पूरे करियर में, अपने पूरे करियर स्पैन में एक कोई प्लानिंग नहीं रही। क्या आप बिग रैमी के लिए बोल सकते हो कि ये एथलीट इस बार बेस्ट आएगा? 10 साल हो गए इनको खेलते हुए, पर ये श्रेडिड भी आते हैं तो ओकेजनली, यानी कभी कभार आ गए तो। और इनके कोच ने अभी बताया कि ये 310 पाउंड्स पे है। आज से 3-4 दिन पहले की ये बात है। तो 310 पाउंड्स पे कैसे एक एथलीट श्रेडिड हो सकता है? क्लैरिडा जो थे, क्लैरिडा भी इसी अप्रोच के साथ अभी तक थे कि बेस्ट ही आ रहे थे और आज तक भी बेस्ट ही चल रहे हैं, वो हमेशा जीतते आए हैं। पर उन्होंने भी अपनी गेम को इस बार बदल दिया, जैसे कि हम अपडेट्स में देख रहे हैं कितने ज़्यादा वो अब सॉफ्ट हो रहे हैं। तो क्लैरिडा को निकाल दो, बाकी के जितने भी सारे एथलीट्स हैं ना आर्नोल्ड के लाइनअप में, तो इन सारे एथलीट्स की प्लानिंग और कंसिस्टेंसी एकदम हिली हुई है अगर आप कंपेयर कर लो इनको निक वॉकर जैसे एथलीट से। और निक वॉकर की गेम बिल्कुल नहीं बदलती है प्रेप के एंड में, हमेशा इसलिए वो सेम दिखते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, पर स्टेज पर वही चीज़ हमेशा उनके लिए वर्क करती आई है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार भी वो इस आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल को जीत जाएंगे। फिलहाल दोस्तों प्रेडिक्शन वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी पूरा का पूरा लाइनअप बदल चुका है जब मैंने लास्ट टाइम प्रेडिक्शन करी थी तब से अब तक। और लाइनअप तगड़ा होने की वजह, क्योंकि प्राइज मनी भी तगड़ा हो गया, तो प्रेडिक्शन भी अब हमें कुछ तगड़ी सी करनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, बिकॉज 3 दिन बाद तो शो शुरू हो जाएगा। तो परसों तक आप मान के चलो, एक दिन पहले प्रेडिक्शन आएगी और फिर हम बात कर लेंगे सारे एथलीट्स के बारे में। अब दोस्तों एक अगले और हम अपडेट पे चलते हैं जो आता है लास्ट अपडेट, और वो आता है फिल हीथ से जुड़ा हुआ। अभी फिल हीथ ने हाल ही में Q&A करा अपने इंस्टाग्राम पर, और एक बंदे ने वहाँ पर क्वेश्चन करा फिल हीथ से कि क्या वो मास्टर्स ओलंपिया में खेलेंगे जो इस साल होने जा रहा है। तो फिल हीथ ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बार बोली कि खेलेंगे तो ओपन ही खेलेंगे, मतलब जो मेन मिस्टर ओलंपिया होता है, और मास्टर्स में ये 45 एज प्लस वाले एथलीट्स के लिए या फिर 40 अबव एज वालों के लिए होता है। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ करने की, बिकॉज वो 7 बार टाइटल्स जीत चुके हैं, तो अब क्या करेंगे प्रूफ करके। तो उन्होंने क्लियरली, जितने भी अभी स्पेकुलेशंस उठ रहे थे कि फिल हीथ हमें मास्टर्स ओलंपिया में दिख सकते हैं बाकी पुराने एथलीट्स के साथ में, तो वो सब उन्होंने खारिज कर दिए। उन्होंने कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं करी, अपनी कोई रिटायरमेंट स्पीच नहीं दी, तो हमें नहीं पता कि फिल हीथ रिटायर्ड है कि नहीं है, और जहाँ तक है उनको भी ये बात नहीं पता। तो अभी क्लियर नहीं करा उन्होंने अपने फैंस को, पर हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी फिल हीथ इस चीज़ को भी क्लियर करे। अच्छी बात यह है कि एक जो वो कॉन्फिडेंस है मिस्टर ओलंपिया वाला, फिल हीथ अभी भी वो कैरी कर रहे हैं, या तो बेस्ट या फिर ज़ीरो। वो माइंडसेट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ कि मैं वो बड़े टाइटल्स तो ग्रैब नहीं कर सकता, तो चलो छोटे टाइटल्स ही ग्रैब कर लेते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, फिल हीथ को दोबारा आना चाहिए इतने समय बाद, या कुछ ऐसा जो बचा हुआ है उनके पास अभी भी प्रूव करने के लिए, आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ उनके पास अभी रह गई है जिसके लिए वो वापस आएँ, या उस हार का बदला लेने के लिए वापस आएँ? तो ये आप कमेंट करना। फिलहाल दोस्तों यही था इस वीडियो में, अब जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।